हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य को, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है तथा इसका समय 993 से 1318 ईस्वी तक माना गया है। वे इस काल में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। इस काल में अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है। तो देखिए, इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वैल्यूबल है और साथ ही जो एकेडमिक दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आते रहेंगे आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो सबसे पहले अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है तो यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण कौन सा है। तो ये है आदिकाल। इसे वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। या ये पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है वीरगाथा काल। इसका समय क्या माना गया है आदिकाल का? 993 से 1318 ईस्वी तक। अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 993 से 1318 ईस्वी तक इसका काल माना गया है। वे इस काल में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। तो वे कौन वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को आदिकाल में प्रधान मान के चले थे? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस काल में अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है। तो ये पूछा जाता है कि अगर साहित्य रासो काव्य किस काल में मिलता है, तो वो मिलता है आदिकाल। ठीक है। या फिर अगर ये पूछा जाता है कि आदिकाल में अधिकांश साहित्य किस रूप में मिलता है, तो वो मिलता है रासो काव्य के रूप में। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। तो देखो, ऊपर हमने ईस्वी पढ़ा था 993 से 1318 ईस्वी तक। अगर शताब्दी में पूछा जाए तो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है, और अगर संवत में पूछा जाए तो वो 1050 से 1375 तक इसका समय माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा है। तो अगर पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को यानी कि आदिकाल को नाम किसने दिया था, आदिकाल का नाम किसने दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि वीरगाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से कहा है, तो ये है आदिकाल। ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो बस आपको जो पढ़ते चल रहे हो ना उसको माइंड में फीड कर लेना है। अब हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई थी। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें विशेषताएं क्या थी, हम ये देखने वाले हैं। तो वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और जब इनका नामकरण करेंगे तो इसमें और लोगों ने भी इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, परंतु इन काव्यों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। हालांकि रासो साहित्य में जिनको भी नायक माना गया है, जो इसके मेन प्रमुख व्यक्ति हैं, वो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, लेकिन इनके काव्यों में ऐतिहासिकता की रक्षा बिल्कुल नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसमें ना तथ्य जो बिल्कुल सच्चाई थी उस बात को कम लिखा गया है, ये कल्पनाशील ज़्यादा है। इसमें ना कल्पना करके जो साहित्य रचा गया था। इन ग्रंथों के रचयिता ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। तो जो ये इनके रचयिता हैं, जो उन्होंने उस समय वर्णन किया था, तो वो इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली एवं तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं माना गया। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उसमें इनका नितांत ये विमुख रहे हैं, यानी कि इसमें
बिल्कुल जो सावधानी रखी जानी चाहिए चरित्र नायकों के विषय में इतिहास से संबंधित, वो इसमें बिल्कुल नहीं रखी गई। परिणामतः इन ग्रंथों में किसी ऐतिहासिक तथ्य या सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों, जो ये साहित्य लिखते थे ना, रासो साहित्य, उनको चारण कवि कहा जाता था। तो चारण कवियों ने अतिशयोक्तियों को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव माना जाता है। तो पहली विशेषता क्या है आदिकाल की? इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। सेकंड है युद्ध वर्णन में सजीवता। तो रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि आंखों देखा हाल सुना रहा हो। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कवि वहाँ पर गया हुआ है और उसने जो अपनी आंखों से देखा है वही इसमें लिख दिया है। तो आंखों देखा हाल सुना रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा था? क्योंकि जो चारण कवि थे वो लिखते तो अच्छे थे ही, लेकिन साथ ही युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो भी कुछ कहा गया था उसमें उनकी वास्तविक अनुभूति थी। ठीक है, तो वैसे तो जो नायक की प्रशंसा की है वो काल्पनिक है, ऐतिहासिकता का पूर्णतः अभाव है। लेकिन अगर युद्ध की बात की जाए, क्योंकि उस समय के जो अधिकतर राजा थे वो युद्ध किया करते थे, ठीक है, कभी राज्य को हड़पने के लिए, या फिर अगर उन्हें किसी प्रदेश की कोई राजकुमारी पसंद आ जाती थी तो उसे विवाह करने के लिए भी वो युद्ध कर दिया करते थे। तो युद्ध में ये चारण कवि भी साथ जाया करते थे और जो अपनी आंखों से उन्होंने देखा होता था वो अपने काव्य में कहा करते थे। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कल्पना कर रहे थे, युद्ध के टाइम पे जो उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल वास्तविक अनुभूति थी। तो उसमें चमत्कार न होकर ऐसा लगता था कि वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है, यानी कि जो उन्होंने महसूस किया है, समझा है, उसे लिखा गया है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो उस समय जो काल चल रहा था उसमें ज़रूरी था कि राजा टाइम टू टाइम युद्ध के लिए जाते रहते थे। अब युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिससे कि वो उनमें युद्ध के लिए वो उनको प्रेरित भी कर सके, अनुभूति भी जगा सके। तो पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णों के कारण आज भी एक सशक्त रचना मानी गई है। तो पृथ्वीराज रासो जो राजा पृथ्वीराज के लिए लिखी गई थी और चंद बरदाई ने लिखी थी, तो ये एक सशक्त रचना मानी गई है, क्योंकि चंद बरदाई भी पृथ्वीराज रासो के साथ जाते थे और आंखों देखा हाल अपनी साहित्य में लिखा करते थे। आदिकाल की तीसरी विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु इसमें स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव दिखाया दिया कि युद्ध तो बहुत किए लेकिन स्वदेशाभिमान था। ठीक है, तो अपने जो, क्योंकि जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे ना, उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझ लिया करते थे। तो अगर मान लो कोई राजा है और वो उसका राज्य इतना है तो उसके लिए समझो वही देश था, वही उसके लिए राष्ट्र था जो उसका राज्य था छोटा सा, और उसी में वो स्वदेशाभिमान माना करते थे, अपने देश पर मान किया करते थे, क्योंकि उनका देश क्या था, उनका राज्य जो था वही उनके लिए राष्ट्रीय देश हुआ करता था और उन्हें अपने राज्य पर अभिमान था। और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, क्योंकि उन्हें पूरे देश से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने राज्य से ही मतलब था। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंचमात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित कर दिए गए। देखिए, तो अगर विदेशी, क्योंकि इनका राज्य मान लो इतना है और आसपास के राज्यों में अगर कहीं पे आक्रमण हो रहे हैं तो उनको रंच मात्र भी कोई विचलित नहीं होते थे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि चाहे कुछ भी होता रहे, इन्हें सिर्फ अपने छोटे से राज्य से मतलब था। तो इनकी मानसिकता बहुत ही नैरो थी, बहुत ही संकुचित थी। तो ये संकुचित राष्ट्रीयता के कारण ही सभी देशी जो साम्राज्य थे विदेशियों के द्वारा पददलित कर दिए गए, क्योंकि विदेशी लोग आते रहे। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटेन ने हमारे देश के ऊपर बहुत सालों तक, लगभग 200 सालों तक राज्य किया। तो क्या था कि इन लोगों में एकता तो थी नहीं, तो कोई भी विदेशी आता था और इन पर राज्य कर लेता था। नेक्स्ट इसकी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो जिस तरह से एक राजा के लिए छोटा सा राज्य ही उसका देश था, इसी तरह जो चारण कवि थे वो रासो ग्रंथ की रचना करते थे, उन्हें चारण कवि कहा जाता था। और ये जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी राजा की प्रशंसा
में काव्य रचना किया करते थे और यही उनका परम कर्तव्य था। तो राजाओं को सिर्फ अपने राज्य से मतलब था और जो चारण कवि थे उनको सिर्फ अपने आश्रयदाता राजा से मतलब था कि जो जिस राजा के आश्रय में अभी रह रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे और उस राजा को छोड़ के किसी दूसरे राजा के उसमें चले गए, आश्रय दाता उसने दूसरे राजा को बना लिया तो उसकी प्रशंसा करना ये शुरू कर देंगे। बस इनका यही परम कर्तव्य था। दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र, नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारण कवियों की विशेषता कही जाती थी। क्या था कि दरबारी कवि थे ये अपने चरित्र, नायक की श्रेष्ठता का, शौर्य का, यश का, वैभव का वर्णन किया करते थे और जो उनका प्रतिपक्षी राजा था यानी कि विरोधी राजा था उसकी हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना था। यानी कि अपने जो राजा का, जिस आश्रयदाता के पास ये रहते थे उस राजा का तो बढ़ चढ़कर श्रेष्ठता का, शौर्य का, यश और वैभव का गुणगान किया करते थे और जिनका विरोधी राजा था उसको बहुत ही दीनहीन दिखाया करते थे और बहुत भी मतलब जो भी इन्हें काम करना है अतिशयोक्तिपूर्ण करना था। अपने राजा की प्रशंसा भी ज़रूरत से ज़्यादा और दूसरे प्रतिपक्षी राजा की हीनता का भी ज़रूरत से ज़्यादा ये वर्णन किया करते थे और यही इनकी विशेषता थी। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं जिसमें कवि ने अपने चरित्र, नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बता दिया और प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की। ठीक है, तो जिस राजा के ऐसे रहते थे उसको उन्होंने राम से, कृष्ण से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से और हरिश्चंद्र से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताकर उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया। इसकी अगली विशेषता है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रमाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमान रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, वो एक बहुत ही ऐसे कवि थे, ऐसे साहित्यकार थे जो बात उन्हें गलत लगती थी वो उसका खुलकर सबको बताते भी थे। ठीक है, और उसका विरोध भी करते थे। तो पृथ्वीराज रासो वैसे तो प्रमुख रचना बताई गई है आदिकाल की, लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहें तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं है कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली है यानी कि बेकार है। इसी तरह खुमान रासो और परमान रासो ये किसने लिखे थे, कब लिखे थे, इसे हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसकी प्रामाणिकता पे भी इन्होंने पूरा संदेह किया है। फिर है कल्पना की प्रचुरता। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें कल्पनाशील साहित्य की रचना की जाती थी। तो चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान थी। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं पर इतिहास नामांत्र का भी नहीं है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। मतलब सिर्फ इतनी ज़्यादा इन्होंने कल्पनाशीलता इसमें दिखाई है कि क्या घटनाएं घट रही हैं, उनकी नामावली कैसी होनी चाहिए, किस नाम से इनको किस हिसाब से रखा जाना चाहिए और इनकी तिथियां क्या हैं कवियों की, इस तक की उन्होंने कल्पना कर ली। वस्तुतः इन रासो साहित्य में संभावना कल्पना पर अधिक बल दिया गया है कि ये हो सकता है या ऐसा हुआ होगा, इस पर इन्होंने बल दिया है, तथ्यों पर कम बल दिया है। अपने आशयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास साहित्य की भी अवहेलना की गई है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, जितने भी रस हैं उन सब का समावेश हुआ है, लेकिन वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें ज़्यादा परिलक्षित हुई है। युद्धों का वर्णन करने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही शामिल हो गई है, क्योंकि युद्धों का वर्णन किया था और युद्ध कौन लड़ते हैं, वीर ही रस लड़ते हैं, तो इसमें वीर रस की योजना अपने आप ही आ गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य साहस का जैसा हृदयघाई वर्णन रासो काव्य में किया गया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए नियमित लड़े जाते थे। तो उस समय युद्ध क्या होते थे, या तो अपना शौर्य प्रदर्शन करना है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है, या फिर दूसरे जो प्रदेश की सुंदर राजकुमारियां हैं उनसे विवाह करने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे कि अगर उन प्रदेश की राजकुमारी से विवाह करना है तो राजा उस प्रदेश पर आक्रमण करते थे, युद्ध लड़ते थे और उस राज्य को जीतकर वहाँ की राजकुमारियों से विवाह कर लिया करते थे।
अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है, क्योंकि सुंदर राजकुमारियाँ हैं तो श्रृंगार रस होगा, और श्रृंगार रस से भावपूर्ण वर्णन इन्होंने इस काव्य ग्रंथों में किया है। तो वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता आदिकाल में पाई जाती है। फिर है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा कि डिंगल और पिंगल भाषा कहाँ कहाँ की है। तो आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। जैसे आजकल की हिंदी है ना, उससे अलग तरह की हिंदी हुआ करती थी आदिकालीन रासो साहित्य में। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप से चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में इसका प्रयोग किया है उसे डिंगल का नाम दिया गया है। तो देखिएगा क्या कॉम्बिनेशन है, अपभ्रंश के साथ साथ राजस्थानी भाषा, तो कौन सी हो गई, डिंगल, ठीक है। और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा, वो हो गई पिंगल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने जब रासो ग्रंथों में किया तो उसे डिंगल का नाम दिया गया, और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग इन ग्रंथों में किया गया है। फिर है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। तो एक तरह से जैसे होता है ना कि अलंकार मतलब अगर कहें तो गहने, तो जिस प्रकार एक स्त्री गहने पहनती है और वो सुंदर लगती है, इसी तरह अगर साहित्य लिखना है, कविताएं लिखनी है, तो उसमें अलंकारों का सहारा लिया जाता है। वो उनके लिए एक तरह से गहनों की तरह ही होते हैं। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई, बस अलंकारों का सहारा लिया गया। बहुत सारे अलंकार इसमें भरे गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, ठीक है। तो अलंकारों से इसको सजाया गया है, हालांकि अलंकार योजना ज़्यादा नहीं की गई। फिर है विविध छंदों का प्रयोग। रासो साहित्य में छंदों की विविधता परिलक्षित हुई है। अलंकारों की तो ही है, साथ ही साथ छंदों की भी हुई है, ठीक है। तो छंदों की यह विविधता ना तो हिंदी के परिवर्ती साहित्य में मिलते हैं, ना ही पूर्ववर्ती में। तो जितने छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं ना, वो ना तो हिंदी के परवर्ती मतलब हिंदी के पहले साहित्य में मिलती है, और ना ही पूर्ववर्ती मतलब हिंदी के बाद के साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि दोहा, गाथा, पदरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि। इन छंदों की विविधता के कारण ही चंदर बरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा छंद इसमें यूज़ किए जाते थे, इसलिए चंदर बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी उसे छंदों का सम्राट कहा जाता है। किसे, चंदर बरदाई को, ठीक है। वो उनको कहा जाता है कि छंदों के सम्राट हैं, और उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो, उसी को छंदों का अजायब घर तक कहा गया है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम पढ़ते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ में विद्वानों के मत। तो हिंदी में प्रथम कवि कौन है, उसकी पहली रचना कौन सी है, ये विभिन्न विद्वानों में इसके लिए अलग अलग मत हैं। राहुल सांस्कृतिक ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद, जिसको सरहप्पा भी कहा जाता है, को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपाद कौन थे, वो 84 सिद्धों में से एक थे। जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे आगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सिद्ध कितने थे, टोटल 84 थे, और सरहपाद उनमें से एक थे, ठीक है। तो राहुल सांस्कृतिक ने 7वीं शताब्दी में सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य नामक व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर किसको कहते हैं, ये भी 7वीं शताब्दी के ही कवि थे। वो पुष्य या पुण्य नामक व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, हालांकि उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिव्रत सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। तो तीसरे जो साहित्यकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, और उसमें उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली के जो रचयिता थे ना शालिव्रत सूरि, उसको माना है हिंदी का प्रथम कवि, जो कि तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र की रचना कौन सी है, वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो भरतेश्वर बाहुबली की रचयिता कौन है, वो है शालिव्रत सूरि। तो शालिव्रत सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, वो माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सरहपाद की भाषा हिंदी के निकट होने के कारण इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत थे, लेकिन किसी को तो मानना ही है। तो सरहपाद की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, इसलिए हिंदी का प्रथम कवि
सर्यापात को ही माना जाता है। शालिव्रत की भाषा हिंदी के निकट थोड़ी सी कम है। जैसे कि उदाहरण हम पढ़ लेते हैं, इसके हिसाब से पता चल जाएगा कि घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जव करी परम महासुख एणु कर्ण दुरई अशेष हरि, ये सर्यापात ने लिखी है। और अपुन ए केवल नान तऊ विरहई रिहसी ओए अवई ए भरह नरिह शिव अवधापुरी ए, ये शालिव्रत सूर्य ने लिखी है। तो ऊपर की जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं उसके हिसाब से घोर, चंद्रमणि, परम, महासुख, कर्ण इत्यादि हिंदी के शब्द हैं, इसलिए सर्यापात को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना ज़्यादा उचित है। और ये किसने कहा था सबसे पहले? राहुल संस्कृत ने, जो कि हिंदी के महापंडित कहे जाते हैं। तो ये हिंदी के प्रथम कवि तो हमने देख लिया। अब हम पढ़ लेते हैं हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी का प्रथम कवि सर्यापात को माना गया है, परंतु उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सर्यापात की जो भी रचनाएं उपलब्ध हैं वह सभी मुक्तक हैं, तो अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी भी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्य उत्कर्ष महत्वपूर्ण न होकर काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो हिंदी का प्रयोग सर्यापात की रचनाओं में मिलता है, इसलिए हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया है। लेकिन अगर बात करते हैं हिंदी की प्रथम रचना की, तो सर्यापात की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। जो भी रचनाएं, मतलब हिंदी की जो मेन रचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। अगर रचनाएं उपलब्ध हैं तो वह मुक्तक हैं। अब है, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की रचना का निर्धारण करना हो तो सर्यापात के पश्चात कौन आते हैं? जैन आचार्य देवसन कृत शावकाचार्य का नाम लिया जा सकता है। तो सर्यापात की तो प्रथम रचना उपलब्ध नहीं है, हालांकि उनको हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया है। उनके बाद आते हैं जैन आचार्य देवसन, उन्होंने लिखा था शावकाचार, उसका नाम लिया जा सकता है कि ये हिंदी का प्रथम रचना है। देवसन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। इस की रचना दोहा छंद के रूप में हुई है, यानी कि दोहों के रूप में इसे लिखा गया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि शावकाचार के रचयिता कौन है? आचार्य देवसेन है। ठीक है, उन्होंने शावकाचार में किसका वर्णन किया है? श्रावक धर्म का वर्णन किया है। कितने दोहे हैं इसमें? 250 हैं। और कौन सी ईस्वी में इसकी रचना हुई है? वो है 1933 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य। तो हम हर कुछ जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स हैं आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ जाता है। और इसके बाद हम बैक क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास करने के लिए आप एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ाई करते रहिए। और जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए उनको परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।